आज बंगाल के दूसरे राउंड में सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला हो रहा है। सबकी निगाहें नंदीग्राम पर टिकी हैं, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण 24 परगना की 4, बांकुड़ा की 8, पूर्वी मेदिनीपुर की 9, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें हैं। 30 सीटों के लिए कुल 171 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके साथ ही 5 तस्वीरें किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं, चुनाव आयोग की क्या तैयारी। लेकिन आज अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा नजर है, तो वो है नंदीग्राम की सीट। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी मिदनापुर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी मिदनापुर से बड़ी खबर, टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। 8 लोगों को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी मिदनापुर में आज वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर पश्चिमी मिदनापुर से, जहां से टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी मिदनापुर की 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच वहां से टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। 8 लोगों को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल के गेम चेंजर राउंड की सबसे बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने हाजिर है। और आज नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कभी उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे। आज सुबह करीब 7:30 बजे शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला। वो बाइक से वोट डालने पहुंचे। शुभेंदु ने कहा कि चुनाव में तुष्टीकरण के साथ विकास भी मुद्दा है। नंदीग्राम के बूथ नंबर 76 पर शुभेंदु अधिकारी ने मतदान किया। ये तभी की तस्वीरें हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे। वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का उन्होंने दावा किया। किस तरीके से बंगाल चुनाव आगे चल रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान, असम में भी आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोनों राज्यों में दूसरे चरण का मतदान। दूसरे फेज में असम में 4 मंत्री और डिप्टी स्पीकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र पुंडीर और विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले धीरेन्द्र पुंडीर, मैं आपका रुख करता हूं। नंदीग्राम बदलाव का प्रतीक, सबसे बड़ी लड़ाई, क्या बदलाव का संदेश वहां से जाएगा और इसके क्या मायने होंगे आने वाले समय में? देखिए राकेश, एक बड़ी कल जो है एक बड़ी स्टोरी जो है मैं उसको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उससे पहले दुर्योधन, दुशासन और तमाम लोग आ चुके। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि बाली जो चक्रवर्ती राजा था किष्किंधा का, जब उसको सुग्रीव जाकर ललकारता है, उस वक्त जब वो भगवान राम और उनसे मिल लेता है, उसके बाद जब वो जाकर वहाँ ललकारता है, तो वो लड़ने के लिए बाली बाहर निकलता है, तो उसकी पत्नी उसको रोकती है, कहती है कि ये अकेला, इससे पहले कई बार आप इसको हरा चुके, लेकिन इसकी आवाज़ में कभी इतनी तेज़, इतनी ताकत नहीं थी जो ये आज आकर आपको ललकारा। कोई है जो इसके पीछे है। तो उस पर वो बाली कहता है कि तुम मुझे कायर समझ रही हो क्या, और वो वापस जाके लड़ता है। बाकी कहानी मालूम है। ये उन्होंने इस इशारों पर समझाने की कोशिश की बीजेपी के नेताओं ने कि यहाँ किस तरह से ममता दीदी पहुंची हैं, किस ताकत के साथ वो पहुंची थी, और उन्होंने शायद अपने सलाहकारों की सलाह पर गौर नहीं किया कि 2 लोग पीछे कौन हैं। उनका इशारा जरूर बीजेपी नेताओं का ये था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस समय पूरी लड़ाई जो है, और शुभेंदु यहाँ सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर है। तो वो बात यहाँ आपको महसूस होती दिखाई देगी अगर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ आकर फंस गई हैं ममता बनर्जी की। उनको 5 दिन रुकना पड़ेगा। इतने लंबे समय तक कभी किसी हाल फिलहाल के वर्षों में हमने नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा सीट पर इतनी ताकत लगानी पड़ी हो। इस तरह के अलग अलग नायाब, उनको अपने जो ममता दीदी के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं राजनीति में, उनको करना पड़ा हो कि वो चंडी पाठ से लेकर अपना गोत्र तक बता दें, क्योंकि बीच में ब्राह्मण की बेटी हैं, ये सब चला था। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो गोत्र बताया वो सब
इस तरफ इशारा है कि ये स्ट्रेटजी नहीं है, वो आकर जब ज़मीनी हकीकत भांप रही हैं तो स्पॉन्टेनियसली चेंज कर रही हैं, यानी मंच पर भी उनके जहन में जो आ रहा है वो उस हिसाब से बिहेव कर रही है। जब अगर सभाओं में भीड़ नहीं दिख रही है तब उस समय उनका रिएक्शन कुछ और होता है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। एक राज्य की मुख्यमंत्री अगर ये कहती है राकेश, तो यकीनन बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। और अगर आप रोड मार्च देखते हैं तो खाली सड़कों पर रोड मार्च होता है, जहां आसपास आबादी भी नहीं होती, इतना लंबा रोड मार्च करती हैं, वो कई बार आपको सवाल कर देंगे। ठीक है, मैं विद्यानाथ झा का रुक करूं, उनसे रिपोर्ट लूं, लेकिन उससे पहले एक कमेंट एनके सिंह सर आपसे। 5 दिनों से ममता बनर्जी नंदीग्राम में है, तो ये बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया कि बाकी 29 सीटों पर वो ध्यान न दे पाए, या फिर वो बीजेपी को फंसा रही हैं? धीरेन्द्र की एनालिसिस बड़ी अच्छी थी और ये बिल्कुल सही है कि अगर शुभेंदु अगर अकेले रहते, कोई बीजेपी से ना हो के कहीं और से होते, तो मेरा दावा है कि शुभेंदु को जमानत जब्त होना पॉसिबल था। लेकिन हकीकत यह है कि शुभेंदु के पीछे ताकत कौन है? एक बीजेपी का स्ट्रक्चर जिसमें फाइटिंग जील है, योद्धा है वो, और उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो दरअसल ममता बनर्जी को जो आज प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेटेजिक नहीं है कि उन्होंने कल चिट्ठी लिखी सारे अपोजिशन पार्टीज को। ये डेस्परेशन था, ये उनका लगातार जब वो सीन देख रही हैं तो एक परेशानी है कि नहीं हम लूज कर सकते हैं। इसीलिए कल वो जो चिट्ठी लिखी गई, ये चिट्ठी तो लिखी जानी था चुनाव के पहले ना, लेकिन आज आप चिट्ठी लिख रही हैं, आज आप गोत्र बता रही है, ये सारी चीजें इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, ये डेस्परेशन हो सकता है। तो धीरेन्द्र ने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो वहां स्थिति है, इस समय नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का स्ट्रक्चर, ममता को यह अंदाजा नहीं था कि पिछले 6 महीने में किस तरह बीजेपी इन रोड्स बनाएगी, और वो मेरे ख्याल से अंदाजा गलत कैलकुलेशन हो गया, जिसकी वजह से बड़े दावे से उन्होंने नंदीग्राम से अपना पर्चा भरा। उनको ये शायद गलत फहमी हो गई थी कि नंदीग्राम से वो ज्यादा पावरफुल होंगी और शुभेंदु अधिकारी को न्यूट्रलाइज कर लेंगी। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी दिलचस्प बात है एनके सिंह सर, और ये डेस्परेशन क्या वाकई ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा देगा? अवधेश इस पर मैं बातचीत करूं, लेकिन उससे पहले विद्यानाथ झा, साउथ 24 परगना में आज 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए 4 सीटों पर यहां पर साउथ 24 परगना में वोटिंग हो रही है और काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं मैं, और दूसरे बूथ पर मैं आ गया हूं। इससे पहले जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं दूसरे बूथ पर था। अभी देखिए यहां पर धूप काफी तेज हो गई है, उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो लोग लाइन में खड़े हैं वो छाता लेकर खड़े हैं। एक तरफ देखिए महिलाएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष खड़े हैं, लेकिन बड़ी उत्सुकता के साथ ये तमाम लोग जो है सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का अधिकार जो इनको मिला हुआ है उसका प्रयोग करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सुबह सुबह लोग जो है अपने घर से निकलते हैं, वोटिंग करते हैं, लेकिन अभी का नजारा थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी देखिए क्योंकि ये काकद्वीप है, यहाँ पास में समंदर है, यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है और यहाँ पर लोगों का दोपहर में निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी देखिए हालांकि वक्त ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन धूप काफी तेज है, उसके बावजूद यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हैं लाइन में, वोटिंग के लिए यहाँ पर खड़े हैं। विद्या, लोगों के मूड को मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने लोगों से बातचीत की होगी, आपने लोगों के चुनावी मूड को क्या समझा? क्योंकि हाल फिलहाल में वहां से हिंसा की खबरें आई हैं, बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, 200 से ज्यादा क्रूड बम वहां से बरामद किए गए हैं। लोगों का चुनावी मूड क्या है? देखिए लोगों का चुनावी मूड इस वक्त जो मैं बात कर रहा था लोगों से, तो एक तो बड़ी बात यह लोगों ने कही कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, विकास एक बड़ा मुद्दा है, परिवर्तन भी कुछ लोग की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो उसके इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं और देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोग अपने हाथ में वोटर ID कार्ड लेकर दिखा रहे हैं। आप लोग वोट करने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल मत बताइएगा कि वोट किसको करेंगे, लेकिन ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं। यहाँ से वोट करने जाएगा। हाँ, यहाँ से वोट करने जाएंगे की कारण, कौन सा कारण है, कौन सा मुद्दा होगा बोलते बार? हाँ दादा, देखिए कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं जो वोट करने के लिए खड़े हैं। दादा वोट करने के लिए आप लोग आए हैं क्या? तो बांग्ला बोलो, तुम ही बांग्ला बोलो, क्या आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्या सोचकर? ये मत बताइएगा कि वोट किसको देंगे। शांतिपूर्ण হচ্ছে ভোট।
শান্তিপূর্ণ হচ্ছে ভোট। शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो रहा है। देखिए हिंदी बोलने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो इधर जो है बहुत हिंदी भाषी लोग रहते नहीं हैं राकेश, ठीक है, लेकिन कम से कम विद्या- एक चीज जो हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह का माहौल है यहाँ पर, और लोग उत्साहवश सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं। और जो मैं कह रहा था पहले कि एक कहावत जो है पहले जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि पहले आप मतदान कीजिए उसके बाद जलपान कीजिए, उसको चरितार्थ होते हुए पश्चिम बंगाल में और ये हमने एक आज बड़ी दूसरे अच्छी राउंड तस्वीर है का- विद्या जो आपने दिखाई। हाल फिलहाल में हिंसा की खबरें, बमों की बरामदगी साउथ 24 परगना में, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से बूथों पर भीड़ लगी हुई है। वो निश्चित तौर पर एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिहाज से, और पश्चिम बंगाल में अपने जो मताधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक अच्छी तस्वीर है। जहां पर आप जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां से ये आज सुबह की निश्चित तौर पर सबसे अच्छी तस्वीर है। अवधेश जी, एक टिप्पणी आपसे, जिस बात का जिक्र एनके सिंह सर कर रहे थे, मैं वहीं से आपसे शुरू करना चाहूंगा। जो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के अंदर नंदीग्राम को लेकर, क्या ये डेस्परेशन ये संकेत दे रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल यह संकेत है। देखिए, तीन छोटी छोटी बातें समझने की जरूरत है। ये जो 30 सीट है, इसमें से 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी 18 पर आगे बढ़ गई, टीएमसी 12 पर पिछड़ गई थी। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 18 सीटों पर वो पिछड़ गई थी, तो इसलिए 17 उम्मीदवार पहले उन्होंने बदले हैं। बाकी केवल उन्हीं की बात नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। और जो दूसरी चीज समझने की है कि जो इस बार चुनाव में एक हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नंदीग्राम में 35% मुसलमान 30% हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखें तो केवल 15% मुसलमान हैं। तो इसको लेकर के जो ये पूरा 30 जो क्षेत्र है उसमें ममता बनर्जी नहीं, को वहां सभी से क्षेत्रों में अवधेश जी, चुनौती वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पहुंचे हुए थे, और मुस्लिम वोटों को बढ़ते देखकर, इसीलिए जो बातें आपने कही, जो वोटों का समीकरण आपने बताया, क्या यही वजह है कि मजबूरी हो गई ममता बनर्जी को, आखिरी में उन्हें अपना गोत्र बताना पड़ा, मंदिर की दौड़ लगानी पड़ी? आखिरी राकेश, आखिरी में नहीं, यही वो क्षेत्र है जहां से उन्होंने चंडी पाठ से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। बिल्कुल यही क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर गई हैं चारों तरफ। तो उनको एक आभास हो गया है, जो आप लोग कह रहे थे। अगर आभास नहीं होता तो हमने देखा है, एनके सिंह को भी याद होगा, शरद पवार ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया बारामती से, कहा कि मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा ही नहीं, और जीत गए। तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में उनके कद को लेकर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन 2019 में जो डैमेज हुआ, उसको जो डैमेज कंट्रोल कहते हैं, क्षतिपूर्ति, वो करने में वो पूरी तरह विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके किला को हिला दिया है। अब फतह कौन करेगा इसका मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगी, लेकिन ममता बनर्जी का 5 दिनों वहां रुकना, विपक्ष को पत्र लिखना, ये बताना कि 26 दिन मैंने अनशन किया था, मैं यहीं रहूंगी, महिलाओं की सुरक्षा दूंगी, ये सामने गद्दार है, मैं तो फलाने गोत्र का हूं, ये सब बताता है कि अंदर से उनके अंदर एक पराजय का भय कायम हो गया है कि अगर मैं यहां से पराजित हो भी गई और बाकी जगह जीत गई तो फिर क्या होगा। तो इस भय के कारण वो स्थिति बनी है। ये आपने बड़ी बात कही है अवधेश जी, और आज लगातार दिन भर इस बात पर चर्चा तो होगी कि नंदीग्राम से जानकारियां क्या निकलकर सामने आ रही हैं। नंदीग्राम के नतीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी जब 2 मई को नतीजे आएंगे, और जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, वाकई इस तरीके का कोई चुनावी संदेश नंदीग्राम से आता है या फिर पश्चिम बंगाल से आता है, तो देश की सियासत में इसका क्या संदेश जाएगा, इस पर भी हम आगे लगातार चर्चा करते रहेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हैं, लेकिन फिलहाल मैं सीधे रुक करता हूं एक बार फिर से नंदीग्राम का। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नंदीग्राम की लड़ाई पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई है। धीरेन्द्र, नंदीग्राम का आंदोलन खड़ा किया सबसे बड़े सिपह सालार थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन आज ममता बनर्जी के सामने उनके चुनावी दुश्मन, उनके सियासी दुश्मन बनकर खड़े हैं। और हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने सीधे उन पर अटैक किया है, नाम नहीं लिया, लेकिन मीर जाफर, गद्दार, तमाम उपाधियों से नवाजा जरूर है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यहां से नंदीग्राम आज चाहे नतीजा कुछ भी दे राकेश, लेकिन एक तय बात होगी कि राजनीति में एक बदलाव के लिए यहां से नंदीग्राम से चलेगी बदलाव की लहर, क्योंकि अगर यहां से शुभेंदु अगर हारते हैं तो जो अधिकारी परिवार का वर्चस्व है लगभग 50 सीटों पर, यह वर्चस्व उनको, ये भी सही बात है कि इसमें वर्चस्व बनाने में पूरी मदद ममता बनर्जी की भी है, हालांकि उनके फादर कांग्रेस के बड़े नेता रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत यानी एक बार में 65 पोस्ट होल्ड करना, वो सब ममता बनर्जी
के राज्य में हुआ। तो ये जो या तो वो बदलाव शुरू होता है, और अगर यहाँ से राज्य की मुख्यमंत्री हारती हैं तो ये मैसेज पूरे बंगाल की राजनीति को बदल कर रख सकता है। जो पूरे बदलाव की बात है कि उसमें सबसे बड़ी बात ये यहाँ जो लड़ाई हो रही है उसको अब एक पूरे चुनाव का बैरोमीटर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो वोट का जो शाम तक जो वो आएगा और उसके साथ जो खबरें चलेंगी, जो अफवाहें आगे दौड़ेंगी, वो आगे के उन फेज में, चूंकि ये दोनों फेज बीजेपी के लिए बहुत ताकतवर फेज माने जा रहे थे और इन दोनों फेज में वो ताकतवर दिख भी रही है अगर हम फर्स्ट फेज को करें, क्योंकि हम लोग किसी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से वो दिख रही है उसमें ये मजबूती से लड़ रही है। और यहाँ आपको शुभेंदु के परिवार को मीर जाफर और वो कहना, इसका पहली शुरुआत में ये एक अलग स्ट्रेटजी थी, तब ये थी कि आप उनको बराबर नहीं मान रहे हैं, तब उनका नाम लेना जो है आपके लिए, चूंकि उनको आप इनसिग्निफिकेंट करके दे रही थी। और राकेश, अगर आपको इसको समझना है, अगर आप वाकई नंदीग्राम को बहुत गहराई से देखते हैं तो अपने साथ जो शुभेंदु है वो सिर्फ वो लाए हैं जो बूथ मैनेजमेंट हैं, जो बूथ मैनेज करते हैं, जो उनको मालूम है कि यहाँ मेरे वोटर को लेके जाया जा सकता है। वोट ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।